नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक ऐसे वक्त में जब हरफों वर्णों की टांगें तोड़कर छोटे शब्द और वाक्य बनाए जा रहे हैं, फिल्म फास्ट बन रही हो क्योंकि हमारे पास वक्त और ध्यान नहीं है, इसी टाइम में कोई 5.5 घंटे की 2 पार्ट में फिल्म बनाए तो समझ लीजिए कि डायरेक्टर के पास बहुत टाइम है। गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2, हिंदी व्याकरण माला पार्ट 1 और हिंदी व्याकरण माला पार्ट 2 टाइप। आप में से कईयों ने इस फिल्म को देखा होगा, झेला होगा और सराहा होगा। कईयों ने इस फिल्म में सिनेमा के उस समाज को देखा होगा जो यूरोप के किसी शहर से लॉन्ग कोट और हैट पहनकर आता है, मुंबई एयरपोर्ट पर चेंज करता है और लुंगी गंजी पहनकर हिंदी भोजपुरी बोलता हुआ हमारा किरदार बनने की कोशिश करता है। यानी इंग्लिश की पुरानी महान फिल्मों की नकल है गैंग ऑफ वासेपुर। कईयों ने ऐसे भी देखा कि देखो दांत पीसते हुए कैसे चप्पल लेकर दौड़ा रहा है, मीट का पीस कैसे चूस रहा है, लुंगी पहनने से लेकर मोबाइल का रिंगटोन, स्मार्ट बनने के लिए अनिवार्य संसाधन रेबैन का चश्मा, गम और खुशी के मौके पर वो बैंड वाला और दिली की अरिमा आंसुओं में बही गए शास्त्रीय परंपरा में पुरानी फिल्मों के थ्रिलर गीत, एम्बेसडर, पेजर और कोयला, माफिया काल से लेकर लफुआ काल तक का संक्रमण, ये सब हमने सिनेमा से पहले समाज में देखा और अब गैंग ऑफ वासेपुर में देखा। शायद इसीलिए गैंग ऑफ वासेपुर को लेकर खूब बहस है। जितनी सराहना उतनी आलोचना। इसने समीक्षकों को भी कई खांचे में बांटा। हिंदी समीक्षक अलग तरीके से देख रहे हैं और इंग्लिश वाले अलग तरीके से। इंग्लिश समीक्षक फ्रेंच फिल्में समझ सकता है और गैंग ऑफ वासेपुर क्यों नहीं समझ सकता। हिंदी में भी बिहार, यूपी से आने वाले समीक्षक हैं और गैर बिहार प्रदेशों के समीक्षकों की अलग अलग राय है। इंग्लिश में भी हजारों फिल्में देख चुके पुराने समीक्षकों और नए टुटपुंजिए बताए गए युवा समीक्षकों की बात निकली है। ये सब समीक्षाओं के भीतर कहे गए हैं। तो एक तरफ फिल्म है, एक तरफ समीक्षा है और बीच में है अनुराग कश्यप, बॉस ऑफ वासेपुर। पूरी फिल्म में एक सूत्र वाक्य है जब पार्ट 2 में रमाधीर सिंह कहता है कि मैं सिनेमा नहीं देखता क्योंकि सिनेमा सबको बेवकूफ बनाता है। किसने किसको बेवकूफ बनाया, बात करेंगे हम लोग में। गॉडफादर बनाम गैंग ऑफ वासेपुर या 100 तरह के सवाल। लेकिन अपने पहले आपके अलावा और भी हमारे पैनल हैं। ओम थानवी जी जनसत्ता के संपादक, हिंदी अखबार, वो हमारे साथ हैं। इससे कई लोग दोनों पार्ट को, हिंदी व्याकरण माला पार्ट 1 और हिंदी व्याकरण माला पार्ट 2 देख चुके हैं और कुछ लोग नहीं देखे लेकिन पार्ट 1 जरूर देखे हैं गैंग ऑफ वासेपुर को लेकर। ओम थानवी जी, पहला सवाल आप अनुराग से। पहला सवाल ये कि मैं उन बदनसीब लोगों में हूं जिन्होंने सिर्फ एक पार्ट देखा है और मुझे हैरानी ये है और मेरा सवाल भी ये है कि आजकल इस जमाने में जब एक टिकट के साथ दूसरा फ्री मिलता है, एक चीज के साथ दूसरी फ्री मिलती है, हमने सोचा कि एक टिकट में आप 2 फिल्में दिखाएंगे, मुझे एक फिल्म देखने के लिए 2 टिकट खरीदने पड़ेंगे। मैं आधी फिल्म देख के आया, उस पर ये नहीं लिखा था कि ये आधी फिल्म है। जब फिल्म खत्म हो गई तब बताया गया कि आगे और देखना है। तो ये तो मुझे नहीं लगा कि आपने हमारे साथ कोई अच्छा काम किया। ये तो हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि अभी अब फिल्म बनी इतनी बड़ी और हम लोग को फिल्म बनानी थी। अक्सर क्या होता है, मनोज बाजपेयी या नवाजुद्दीन को लेकर के आप एक सीमित बजट में फिल्म बना सकते हैं और ये फिल्म का बजट कुछ 18 करोड़ से ऊपर चला गया थोड़ा। सो उस फिल्म के कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ताकि इस तरह का सिनेमा बनाने की आज़ादी आगे भी मिले, ताकि हम फिल्म बंद के ना सिर्फ बनाएं कि जब तक स्टार ना हो फिल्म ना बने, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि फिल्म को बांटा जाए और 2 बार रेवेन्यू लिया जाए ताकि सस्टेन कर सके पिक्चर अपने आप को, मतलब थिएटरों में लग जाए और उसकी जो लागत वसूल हो जाए अच्छे से। आपकी ईमानदारी से मैं कायल हुआ, वरना लोगों ने गॉडफादर से इसकी तुलना की। अब गॉडफादर तो सीक्वल था, 2 साल बाद एक फिल्म बनी, तीसरी 16 साल बाद बनी और हर फिल्म अपने आप में मुकम्मल थी। पर अब आपने माना कि आपका मकसद जो है, तो मैं दूसरी फिल्म का पैसा भी खर्च करूंगा। धन्यवाद। ताकि आप अगली बार अच्छी फिल्म दिखा पाए। मेरा सवाल यह है कि पिछले 15 या 20 सालों में एक जो नई पीढ़ी फिल्म मेकर्स की निकली है, उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिनका माहौल गुंडागर्दी या गैंगस्टरिज्म का हो, कंपनी, सत्य वगैरह, कमीने, मकबूल, आपकी फिल्म। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये सच इसलिए है क्योंकि बाकायदा ये हिंदुस्तान की एक हकीकत है जिसे अभी तक हमने दिखाया नहीं है, क्या या सच ये है कि पिछले 10-15 सालों में एक नया फिल्मी जॉनर पैदा हुआ है डाकू या गैंगस्टर फिल्म का, जिसमें एक रियलिज्म की झलक है? इनमें से आपके अंदर में क्या सच? मेरे ख्याल से दोनों ही सच नहीं है।
मेरे ख्याल से कि ऐसा नहीं, ये जो है हम लोग इस तरह की फिल्में तो एक्चुअली काफी समय से बनाते आ रहे हैं। वो ये कि हमारे गैंगस्टर्स और हमारे डाकू जो है समय के साथ बदलते गए हैं। वो फिल्म मेकर है, एक फिल्म मेकर होता है, उसको किस तरह का सब्जेक्ट मैटर अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं वो फिल्में बनाता हूं जो मुझे आकर्षित करती हैं। मेरा एक शुरू से रुझान रहा है क्राइम सिनेमा को। मैं आज भी मनोहर कहानी और सत्यकथा सब्सक्राइब करता हूं, मैं पढ़ता हूं, और मेरा शुरू से एक रुझान रहा है। मैं क्राइम को लेकर के काफी सारा रिसर्च किया। मैंने कई चीज जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं हो, कभी कभी अखबारों में पढ़ता हूं तो उसके तह तक जाता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। मेरा और एक शुरू से वायलेंस, क्राइम, अब्यूज, ये सारी चीजों को लेकर के मैंने अपनी तरफ से खुद ही एक बहुत सारा मतलब पोथा तैयार किया हुआ है। तो मेरा इंटरेस्ट पहले से ही इसमें है। गैंगस्टर फिल्म मैं कभी बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे मेरे को बनानी थी, बनाया, सत्या का मैं हिस्सा रहा हूं बतौर राइटर, तो था कि अब हो गया, अभी क्या बनाना। ये फिल्म बनाने का कारण ये था कि ये जो कैरेक्टर्स थे और इनका जो माहौल था, और ये फिल्म मुझे जो प्लेटफॉर्म और स्कोप प्रोवाइड कर रही थी एक बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली छूने की। तो एक पूरा एक मतलब 5.5 घंटे में एक पूरा माहौल बनता है, और इसके थ्रू मैं ये भी कर पाया कि क्राइम कैसे चेंज हुआ। मेरा पर्पस वो था कि पहले हाँ कोयला चोरी होती थी, फिर लोहे में गए, लोहे से यहाँ आए, ऑक्शन में कैसे घुसे, वहां पे कैसे करते थे। बूथ कैप्चरिंग भी देखना है, बूथ कैप्चरिंग का एक्चुअल प्रोसेस देखना था, मुझे शूट करना था। वो जरूरी नहीं था शूट करना, लेकिन मैं जिद्दी था कि मैं पूरा बूथ कैप्चरिंग का प्रोसेस शूट करूंगा, ऑक्शन में कैसे माफिया चीजें मैनिपुलेट करता है वो देखूंगा, क्योंकि सिनेमा में मैंने ये सब देखा नहीं है। तो एक कहानी फैक्ट बेसिस पे हम लोग ने बुनना शुरू की, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, कि देखें तो सही होता क्या है। आपने एक तरह से तब्दीली दिखाने की कोशिश की, और जो वॉइस ओवर का आपने इस्तेमाल किया है इस फिल्म में, जो लगातार आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इसे इस्तेमाल करने का डिसीजन शुरू से आपने ले रखा था कि जब आपने देखा? ठीक, इसकी पीयूष मिश्रा की कास्टिंग इसीलिए हुई थी। ठीक, पीयूष भाई जो है वो, मैं उनको बहुत मानता हूं, और उनके अंदर बहुत कुछ है जो उसको वो खुद इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो मुझे लगता है मैं उनसे निकाल के ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करता हूं। जबकि वो आपको कुछ नहीं मानते। वो मेरे लिए बहुत बड़े शो में उन्होंने कहा मैं अनुराग को कुछ नहीं समझता। जीनियस मतलब अ पर्सन हु कैरी समथिंग एक्स्ट्रा विद हिम। जीनियस और आर्टिस्ट में फर्क होता है। आर्टिस्ट बहुत सारे लोग देखे, जीनियस मेरे हिसाब से किशोर कुमार। बाकी अनडाउटेडली अनुराग कश्यप, हालांकि मेरे बहुत मतभेद हैं उससे, बहुत ज्यादा मतभेद हैं, जूतम फांक तक की हद तक मतभेद है। अच्छा, चलते हैं आप? अरे बिल्कुल बाकायदा, बिना उसके तो संबंध ही नहीं हो सकते उससे। इतना जल्दी डिक्लेयर करना बड़ा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अनुराग में सब गुण हैं वो वैसा कुछ बनने के कि उसके कहा जाए कि यार यू ऑलवेज कैरी समथिंग एक्स्ट्रा विद यू। वो मैं उनको बहुत कॉलेज के जमाने से मैं उनका बहुत बड़ा वो फैन रहा हूं। जब हम लोग 1 जनवरी को सफदर हाशमी दिवस पे जाते थे मंडी हाउस के पास, और पीयूष भाई गाना गाया करते थे, तो हम लोग भीड़ में, हम कॉलेज में बैठ के सिर्फ उनको सुनते थे। तो उनका मैं शुरू से कायल रहा हूं, उनको खींच के हम लोग लेके गए थे, वो बंबई नहीं आना चाहते थे। तो पीयूष भाई की जब कास्टिंग हुई, पीयूष भाई रामाधीर सिंह का रोल करना चाहते थे, मैं चाहता था वो ये करे। तो उसके लिए हमारा कुछ 1.5 महीने का मैनिपुलेशन चला कि कैसे उनको कन्विंस करें ये रोल बेहतर है। ये अभी पीयूष भाई देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, कह रहे नहीं, बिकॉज उनकी आवाज मुझे चाहिए थी, उनकी आवाज में इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से मैं मानता हूं कि वो कुछ भी हो जाए, वो थोड़े से डिसइल्यूजन है आजकल, काफी कुछ है, लेकिन सबसे उनसे प्योर आदमी मैंने अपने आसपास नहीं देखा इस इंडस्ट्री में इतने सालों के बाद भी। एक अंदर एक तरह की प्योरिटी को रखते हैं, और डिसइल्यूजनमेंट भी है, बहुत सारी चीजें, और उनकी वो जो आवाज है वो मुझे पता नहीं क्यों अंदर तक लगती है। तो उनको यूज करना चाहता था, वॉइस ओवर शुरू से उनको दिमाग में रख के लिखा था। और एक था कि पीयूष भाई क्योंकि एक्टर भी हैं, वो उसमें एक इमोशन डालना चाहते थे वॉइस ओवर में, जो मैं नहीं चाहता था। तो हमारा वो एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय तक चला, यार ये कैसा वॉइस ओवर है, ऐसा लग रहा है कोई खबर पढ़ रहा हूं। मैंने कहा बस आप वही खबर ही पढ़ दो, और काफी समय तक चला। लेकिन वो जो था हमारे शुरू से था, उसका अप्रोच भी वैसा ही हमने शुरू से रखने की कोशिश की थी। उसमें डेफिनेटली हमने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का कैसीनो का रेफरेंस यूज किया था, हमने मतलब उसको देखा था, पीयूष भाई को दिखाया था कि वॉइस ओवर की क्वालिटी इस तरह की चाहिए। और गॉडफादर का कितना इन्फ्लुएंस था? गॉडफादर तो मैंने 11 साल से नहीं देखी, वो तो रिव्यूज आने के बाद मैंने फ्लाइट में लौटते समय देखी। अच्छा। तो अब मेरा तो ये कि मेरा जो इन्फ्लुएंस रहा है इस फिल्म से, इस फिल्म का, वो तो सच्ची घटनाओं पे है। तो सारी चीजें इंक्लूडिंग जो लोग बोलते हैं सोनी कॉर्लियोनी का डेथ जो है हमारा पार्ट 1 का क्लाइमैक्स है, तो जो पार्ट 1 का सरदार खान का कैरेक्टर जो काफी हद तक शफी खान पे बेस्ड था, जो हमारी रिसर्च में, उनको भी उसी तरह से मारा गया था। तो अब
मारने वालों ने या शफी खान ने मरने से पहले तो गॉडफादर नहीं देखी थी। ये धनबाद इतना हाईटेक था वो ऐसा था वहां पे कि लोगों ने देखा होगा। विनोद जी, सवाल तो खैर क्या है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन में दे सकता हूं कि जो फिल्म मतलब वायलेंस सिनेमा में, सेक्स और वायलेंस तो शुरू से ही रहा है, मतलब जब से सिनेमा का जन्म हुआ है तब से ही रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म यानी वासेपुर, इसका महत्व ये है कि ये आज जैसे शोले 70s में एक कल्ट फिल्म थी कि वो वेस्टर्न फिल्म्स के मुहावरे को उसने एक भारतीय संदर्भ दिया। इसमें गैंगस्टर फिल्म, सो कॉल्ड गैंगस्टर जो फिल्म्स का एक पूरा जॉन रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक तरह की कल्ट फिल्म है और बन जाएगी, मतलब इसलिए कि इसमें एक रियलिटी को जिस तरह से दिखाया गया है, वो मैं इनकी 5 देख चुका हूं, जो कि बहुत कम लोगों ने देखी है क्योंकि रिलीज नहीं हुई है, वो मुझे नहीं अच्छी लगी थी। लेकिन इस फिल्म में एक, चूंकि मैं गाली को पर्सनली मैं गाली देता नहीं कभी, मुझे गाली सुनना भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एक रियलिटी है। एक प्रोग्राम में मेरे साथ एक साइकियाट्रिस्ट बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं, सिनेमा के पर्दे पे गाली से अधिक तो हम सड़क पे सुनते हैं रोज औरतें। फिर भी अनुराग ये आलोचना हुई कि काफी बहुत ज्यादा मतलब एक्शन, बहुत गोलियां, माइंडलेस इसमें भी है कि कोई इमोशन नहीं है मारने वालों में। एक यहां मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि माइंडलेस नहीं, इसलिए नहीं है कि उसके साथ मीनिंगफुल चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी औरतें, जैसे औरतों का कैरेक्टर, उनके सारे के सारे अगर आप देखें नैरेटिव में, अभी जो पार्ट 2 हम देख रहे थे, तो उसमें जो प्रेमिका है वो जिस लैंग्वेज में बात करती है, उससे जिस स्टाइल में बात करती है, वो मीनिंगफुल हो जाता है ना फिर अचानक चीज। अगर आप माइंडलेस वाले दिखा चले यार, दिखा चले, उसके बीच में एक अर्थ चीजें आती हैं। तो मेरा ख्याल है आलोचना काफी लोग कर रहे थे कि आलोचना तो गालियों को लेकर के मेरा मानना, हम लोग देखिए अब गालियां जो है आमतौर पर मेरी फिल्म में गाली को गाली की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया। जब आदमी किसी को गाली देता है, गाली मीन करके देता है, तो एक अलग चीज होती है। एक आम भाषा में एक कहने का तरीका हो गया, जिस तरह से कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे दर्शकों की एक कंडीशनिंग है एक तरह का सिनेमा देखने की। हमारी एक धारणा बन चुकी कि सिनेमा देखना जो है एक परिवार की चीज है, कि हम परिवार के साथ सिनेमा देखना चाहते हैं। हर चीज ऐसा एडल्ट सर्टिफिकेट देख के जो बचपन में होता था कि अरे एडल्ट फिल्म है, तो लगता था पता नहीं कौन सी भारी चीज है एडल्ट फिल्म। एडल्ट फिल्म मतलब कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं आप मॉरली करप्ट हो चुके हैं अगर आप एडल्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। एडल्ट का मतलब कभी ये था नहीं कि आदमी जो खुद के लिए सोच सके वो एडल्ट होता है और वो ऐसी फिल्म देखे जिससे वो जो है एक सिनेमा की तरह ही देख सकता है, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो वो जो है ना, वो एक तरह की धारणा बन चुकी है और एक पब्लिक हम लोग की कंडीशनिंग हो चुकी है। तो अब वो समय तो लगेगा उसको तोड़ते हुए। पर रवि जी, आप मानेंगे कि वासेपुर कल्ट फिल्म है? देखिए ये तो अब वक्त तय करता है, बहस करते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं। तत्काल कहना मुश्किल है, लेकिन गालियों और गोलियों के मामले में तो जरूर उसको कल्ट फिल्म आप मान सकते हैं। तो इनकी जितनी फिल्में मैंने लगभग सारी देखी हैं, उनमें किसी में भी इतना गालियों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जो गाना ही है जो टाइटल सॉन्ग की तरह चलता है, कहकर लेंगे, ये कहेंगे कि हमने तो ये कहा था कि कहकर बदला लेंगे, लेकिन आप 100 लोगों से पूछ लीजिए, अगर उसमें से 2 लोग भी कहें कि इसका अर्थ वो कुछ और नहीं समझते हैं जो कि भद्दा होता है। तो जब आप गालियों का इस्तेमाल करते हैं, अभी विनोद जी ने कहा रियलिटी की बात है, ऐसी बात हिंदी साहित्य में भी 40 साल पहले राही मासूम रजा के उपन्यास के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पात्र अगर गालियां बोलते हैं समाज में तो मैं भजन तो नहीं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी साहित्य में क्या रियलिटी लिखी नहीं गई, उसके बाद यथार्थ नहीं लिखा गया? मेरा कहना यह है कि कोई भी माध्यम है वो एक मर्यादा की भी अपेक्षा करता है। गालियां लोग बोलते हैं, कहीं आप बहुत अति नैतिकतावादी तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, हो सकता है, लेकिन नैतिकता कोई बुरी चीज में नहीं मानता हूं। गॉडफादर का आप नाम लेते हैं, शुद्धतावादी में इन्होंने कहा कि नहीं देखी, लेकिन गॉडफादर देखी, 11 साल से नहीं देखी। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है कि आप गाली का इस्तेमाल आपका चरित्र, लेकिन आपके यहाँ तो लगता है कि वो आप मौका देखते हैं कि कहां पे मुझको गाली का इस्तेमाल करना। ऐसा है? ये तो मैं बोला, देखिए फिल्म में अगर आप देखेंगे, अगर फिल्म को आप तोड़ना शुरू करेंगे, तो मैं हमेशा मतलब बोलता हूँ वायलेंस को, जैसे आप देखते हैं मैं वायलेंस से आऊंगा गाली पे आऊंगा। तो जैसे वायलेंट पार्ट 1 को लेते हैं, वायलेंस के 4 एक्ट हैं। पहलवान को बीच बाजार में मारा जाता है, हाँ, उसके बाद जो है सरदार खान जो है वासेपुर को टेक ओवर करता है। वो जो पहला इवेंट है वो इमरजेंसी खत्म होने के वक्त का है। वो वासेपुर का जो टेक ओवर है वो थोड़ा लेट 80-81 के आसपास का है।
उसके बाद जो लड़की किडनैप हो जाती है वो 85 का है। एक्चुअली 3 वायलेंट एक्ट 8 साल में है। पिक्चर में टाइम कॉम्प्रेस होता है, और क्योंकि पिक्चर कॉन्फ्लिक्ट की है तो दो लोग जो एक दूसरे के दुश्मन है वही मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप एक लंबा वर्जन देखेंगे 3.5 घंटे का, तो बीच में बहुत गैप्स आता है। फैमिली सीन्स में गालियां नहीं दिखेंगी आपको। जब घर में लोग बैठे हो तो गाली नहीं, जब बीवी गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्ला रही है तब उसको गाली दे रही है, वो बीवी वाली गाली दे रही है। लेकिन जब आप देखेंगे तो सारे सीन्स में ये दो लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू, एक दूसरे के जब आमने सामने आते हैं तो उस तरह से, या गुस्से वाले सीन है जब वो डॉक्टर के को जाके बच्चा अस्पताल में जा रहा है, तो वो सीक्वेंसेज ऐसे हैं। अगर आप देखें तो टाइम कॉम्प्रेस होता है एडिटिंग करते समय, तो ऐसा लगता है कि वो एक के बाद एक गालियां आ रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं। हम लोग जब इंडिविजुअली शूट करते हैं एक अलग अलग टाइम जोन में, तो जो एक्ट ऑफ वायलेंस भी है वो 8 साल में 3 एक्ट ऑफ वायलेंस, लेकिन सिनेमा में कंप्रेस होता है टाइम, तो एक के बाद एक आता है। ब्लैक फ्राइडे में तो बहुत संभावना थी, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, उसके ब्लैक फ्राइडे में सेंसर ने काट दी थी। अच्छा, आपने इस्तेमाल पूरी की हूँ। नहीं, एक जगह इस्तेमाल हुई थी, जब वो गाली बाकायदा किताब में लिखी हुई है। हालांकि वो आपकी, मैं मानता हूँ सबसे अच्छी फिल्मों में अब तक जो बनी, सबसे ईमानदार फिल्म है। देखिए, वो सबसे अच्छी फिल्मों में है। इसमें यहाँ घपला है। जोड़ूंगा नहीं, ब्लैक फ्राइडे सबसे ईमानदार फिल्म इसलिए है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे एक लड़के ने बनाई थी जो बहुत नाइव था, जिसको मालूम नहीं था, जिसको था कि ये किताब है और यही सिनेमा बनाना है। और उस समय जो प्रोड्यूसर था वो उसका भी फिल्म एक्सपीरियंस नहीं था, वो इंडस्ट्री से नहीं आया था, बाहर से आया था। तो मैं जिद्दी था कि मेरे को जहां जैसे हुआ वैसे शूट करना है, उन्होंने शूट करने दिया। उसके बाद जब ब्लैक फ्राइडे रिलीज नहीं हुई और जब 3 साल 4 साल फंसी रही, वो जो 4 साल की जर्नी है और उसके बाद जो सारा सब कुछ हुआ, और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे रिकवर नहीं कर पाई। हम लोग कभी ये बात सेंसर के सामने या किसी के सामने हम लोग ऐसे रख नहीं सकते, फैक्चुअल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब मैं अगर कहानी रखता और फिल्म बनाता कि ये मुनव्वर खान और शफी खान और फहीम खान है और ये सूरज देव सिंह है और ये सब है, तो मैं फैक्चुअल कहानी फॉलो करता। तो फैक्चुअल कहानी में तो सूरज देव सिंह जी की जो डेथ है वो तो 91 में हार्ट अटैक से हुई थी, किसी ने उनसे बदला नहीं लिया था, वो तो खुद ही मरे थे। तो हम लोग ने जब कहानी को फिक्शनलाइज करना चालू किया तो हमने इंसिडेंट्स उठाए, आदमी की जिंदगी नहीं उठाई, हमने उनकी जिंदगी के इंसिडेंट्स उठाए और भी दूसरे इंसिडेंट्स उठाए। तो कहानी जब फिक्शनलाइज होती है और कैरेक्टर्स फिक्शनलाइज होते हैं तो उसको अपने आप में एक पूरी कहानी बनना पड़ता है। साइबल, रिव्यूअर्स में इतना डिवीजन क्यों हुआ? जो मैं कह रहा था कि एक कल्चरल सोशल बैकग्राउंड को लेकर, लैंग्वेज को लेकर और सिनेमा के अपने अपने एक्सपीरियंस को लेकर। एक तो यह है कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, हमारी जो जनता भी है जो फिल्म देखने जाती है टिकट खरीद कर, उनके दिमाग में एक फॉर्मेट बैठा हुआ है कि हिंदी फिल्म इस तरह की होनी चाहिए, हम फैमिली के साथ जाएंगे तो हम एम्बैरेस ना हो, तो हम रियलिटी नहीं देखना चाहते हैं। तो इस फिल्म में यह कि कॉन्टेक्स्ट फिल्म की ऐसी है कि आपको गालियां देनी है, कि वो कैरेक्टर्स हैं वो मतलब इस तरह की ही बातें ऐसी ही बातें करते हैं। उनके जो एक्सचेंजेस आप स्ट्रीट लेवल पे जाके देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो ऐसी, तो मुझे नहीं लगता कि गालियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट ही इसका अलग होता और उसमें फोर्स होता, अगर आप डेली बेली देखें, सर कई फिल्में आजकल बनती है, इतना वायलेंस लोग शायद फिल्मों में देखना नहीं चाहते। जो लोग मरते हैं इस फिल्म में कहीं भी डिग्निटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग कहने की ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इमोशन नहीं है, वो तो मर रहे हैं आपको, और मरने वाले पे भी आप बैंड इंसान नहीं है गाना उस बज वक्त। रहा है। आपको ऐसे मारा जा रहा है कि आप कोई मतलब बकरी दाल है, भात आपको- की तरह। हाँ, दाल भात की तरह आपको मतलब नहीं, खत्म नहीं, किया जा रहा है। गिरिराज किराडू ने लिखा है, जो हिंदी के अच्छे कवि हैं, कि अगर आप बिहार से हैं तो मनोज वाजपेयी पे बलिहारी होते हुए दुआएं कीजिए कि आपका लाला 1000 साल जिए। वो फिल्म की आलोचना में लिख रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी में दुनिया देखते हैं तो एक्सोटिका के परफेक्ट एक्सोटिक अंतर पर प्रभावित हो जाइए। और भी कुछ कुछ लाइनें हैं। क्या ये अंतर है? क्या आपने देखा, इस महसूस किया? ये एक तरह का सेगमेंटेशन है, वो अंडरटोन चल रहा है, वो सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है लिखने में और समीक्षा के दौरान। लेकिन रविश, मैं अपनी बात थोड़ा पीछे से ले जाकर कहता हूं कि गालियों के संदर्भ में जो सारी बातें की गई है, दरअसल अनुराग ने एक दूसरा बनारस खोजा है बासेपुर नाम से, जिसमें दलील ये है कि बनारस में तो गालियां चलती हैं, इसको लेकर क्या इशू बनाना है। तो बासेपुर एक दूसरा बनारस है जहां गालियां तो चलती है। सवाल गालियों के होने या ना होने और उसकी नैतिकता की बहस में पड़ने का नहीं है। सवाल है सिनेमा के भीतर जो भाषा चल रही है उसकी क्रिएटिविटी की, उसकी रचनात्मकता की। आप इस्तेमाल कर लीजिए, डेली वेली में कर लीजिए, गैंग ऑफ बासेपुर में कर लीजिए, आने वाले 2-4 और फिल्मों में गालियों का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन एक मुझे लगता है ओवर डिपेंडेंसी जब काम करेगी उस पूरी सिनेमा की भाषा में इन गालियों का, इसका अपने आप महत्व खत्म हो जाएगा। गिरिराज किराड़ो ने जो बात कही है, गिरिराज किराड़ो की बात का अंडरटोन यह है
कि पूरे बॉलीवुड ने या पूरे हिंदुस्तान ने एक अमिताभ बच्चन खोजा है, तो बिहार और यूपी के जो इलाके हैं उसको एक मनोज बाजपेयी नाम से एक अमिताभ बच्चन देने की कोशिश की है अनुराग कश्यप ने, या लोगों ने खुद अडॉप्ट कर लिया है। इसमें मुझे अतिरेक दिखाई देता है और गिरिराज किराड़ू की इस बात से मैं पूरी तरह मतलब तो बिल्कुल ही सहमत नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो उनकी पूरी बातचीत जो है वो यहां पर आकर अटक जाती है कि तुम्हारा हीरो ये तो मेरा हीरो ही है। ये मोहल्लेबाजी वाली फिल्म नहीं बनाई है, ये हुई है अनुराग, ये मोहल्लेबाजी वाली फिल्म नहीं बनाई में लैंग्वेज और रीजन के रिव्यूअर्स में तो हुई है। मैं तो बैठ के दूर से सब पढ़ता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ। मैं मतलब कई चीजें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, एक अपना गौरव सोलंकी ने लिखा था कि ये हिंदुस्तान की पहली लेफ्ट विंग फिल्म है जिसमें मुसलमान हीरो और हिंदू विलेन है। और फिर फ्रंट लाइन में पढ़ा कि बहुत ही राइट विंग फिल्म है। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे लिए सही, मेरे हिसाब से सही चीज है। ये फिल्म कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करती है। अभी तक सब मेरे हिसाब से कि सब लोग ठंडे बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं वायलेंस एग्जैजरेटेड है पिक्चर में, ये मैं बिल्कुल मानूंगा, ये मैं मतलब इसे डिनाई नहीं करूंगा। और ये जानबूझ के है, उसके मेरे अपने कारण हैं, उसके बहुत सारी चीजें। अगर आप क्लाइमैक्स का जो आप देखेंगे, जो वायलेंस को एक ऐसा ऑपरेटिक सा बनाया हुआ है, उसका जो माइंडलेसनेस है, वो गाने अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो अलग है, देखने के साथ साथ हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की। अब वो कोशिश हमारी समझ के हिसाब से उसी लेवल तक जा सकती है कि जब शुरू होता है वो वायलेंस, वो गाना चलता है, तेरी कह के लूंगा का एक नया वर्जन जाके जाता है वहां तक, और जब वो गुस्सा शांत होता है तो एक वॉइस ऑफ कॉन्शियंस आता है, काहे मुट्ठी में पकड़ रहा पनिया रे मूरा, वो चालू होता है। तो एक दो लेवल पे एक इमोशन, तो आदमी जिस जोश में जाके गोली मार रहा है, जिस केस से, जिस इंसिडेंट से हमने वो सीन उठाया था, उसमें 700 गोली मारी थी, जिसको पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था पुलिस ने। और वहां पे इंसिडेंट हुआ था ये वासेपुर में, 700 गोली मारी गई थी आदमी को। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया था। तो वहां से हमने उठाया था। तो वो जो गुस्सा जिसमें वो आके बंदूक की गोली खत्म हो गई, जाके और बंदूक मंगाया, फिर मारा, 700 गोली मारी, तो वो गुस्सा, जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। तो गाने भी उस हिसाब से हम लोग फ्लक्चुएट कर रहे थे। उसके लिए वो वायलेंस मुझे एग्जैजरेट किया था। कई जगह वायलेंस मैंने इस तरह से जानबूझ के शूट किया। पिक्चर के पहले हमारा डिस्कशन सिर्फ एक्शन सीन के ऊपर हुआ था कि हम एक्शन सीन ऐसे शूट करेंगे कि कैमरा जो है उसको फॉलो करेगा, कट नहीं होगा। किसने चाकू मारा तो कट हुआ, तो चाकू निकला, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है। अब कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सीन शूट करें, वो चाकू मारा और खून भी निकला साथ में, सारा सब कुछ। उसके लिए 10 तरीके अपनाए गए, समझ नहीं आया कैसे करें। और वायलेंस सिंगल शॉट में शूट करेंगे उस तरह से हम लोग ने, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड फॉलो करने के लिए वो हमने बाकायदा डिस्कशन करके किया। अगर जो ओपनिंग सीक्वेंस है उसका काउंटर आप पार्ट 2 में देखते हो तो वो भी एक सिंगल शॉट है। वो जब छत पे जाता है, उसका पूरा जो डर और सारा सब कुछ, उसमें पूरी एक जर्नी है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने जानबूझ के इसलिए की क्योंकि मेरा मानना है कि जिस वायलेंस को देखकर आप अनकंफर्टेबल होते हो, जिस वायलेंस को देख के आप ऐसे करते हो, वो वायलेंस आपको एक्चुअली वायलेंस से परे ले जाता है। जब आप, अगर आपने एक्चुअली भैंसा कटते हुए देख लिया, अब मैंने कई लोगों को देखा है जो मीट खाते मीट खाना छोड़ देते हैं। पर आप ये मानते हैं कि आपने स्टीरियोटाइप नहीं किया है? बहुत लोगों ने सीरियसली इसको कहा है कि कुरैशी और पठान का आपने जो इस्तेमाल वो स्टीरियोटाइप नहीं किया, वो मैंने वहां से बोरो किया है जो है वहां पे। तो ये मैं अपनी तरफ से लाके नहीं लिया। वहां पे जो कुरैशियों की और ये मुनव्वर खान, शाहिद खान, इन लोगों का जो कहानियां हैं वो मैंने वहां से उठाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्टीरियोटाइप किया की गई है। एक जगह एक तरह का स्टाइलाइजेशन है जहां वो प्रोफेशनल हत्यारा जो है वो बाकायदा आके सब कुछ यूं यूं निकाल के बिछाता है। तो मुझे याद आई उस मौके पे कहानी में जहां एक और अजीब किस्म का एक प्रोफेशनल असैसिन है जो बड़े अजीब ढंग से पेश आता है। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब आपने उस तरह से स्टाइलाइज किया इस प्रोफेशनल हत्यारे के काम को, क्या आपको आपके दिमाग में ये सवाल था कि इसे स्टाइलाइज करके एक इफेक्ट तो जरूर आ रहा है, पर क्या जो देखने वाला है क्या हिंसा से वो जरा परे हट रहा है? क्योंकि वो जो अजीब प्रेपरेशन है उस पर ही गौर करना है। ये जो आपने बात की, जब कटते आप देखते हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या ये सही भी विपरीत नहीं हो रहा कि जो हिंसा आप देखने वाले हैं उससे पहले जो एक तरह का स्टाइलाइजेशन है उससे जो मारने का इंपैक्ट हो, क्या जरा कम नहीं हो जाता? मेरे हिसाब से मुझे, मैं देखा वो साइलेंस में जब वो आदमी आता है और तैयारी करता है और मारता है, वो झटका सा लगता है। और वो झटका लगता है कि अरे हमारा हीरो गया। मैं पूरी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो एक
हर सीन को अगर आप उठा के देखेंगे तो सीन, हर सीन ऐसा है कि आप एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होता कुछ और है। मतलब थ्रू आउट, अभी आपने पार्ट 2 देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं देखी। तो उसमें कई सारे सीक्वेंस ऐसे हैं कि वो जब जाता है घर पे अटैक होता है, ऐसा जाता है कि जैसे वो जाके कुछ करने वाला है, लेकिन करता नहीं है और बहुत ही ज्यादा सब ह्यूमन हो जाते हैं एंड में जाके, हर आदमी फॉलोबल हो जाता है। तो करने का वो था, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है जो उसको मारता है, उसको एक ही बार मारने का काम दिया, वो एक ही मर्डर किया उसने। बेसिकली वो उसका धंधा पुलिस के साथ है कि वो गन बेचता है, पुलिस पकड़ती है, वो वापस गन आती है, फिर वो वापस बेचता है। तो वो बाकी 2 सीक्वेंस तो वो थे, मारने का एक ही सीन था उसका, लेकिन वो कैरेक्टर का जो साइलेंस है वो इतना ज्यादा मतलब इंपैक्टफुल हो गया। और वो सब वो हमने उस समय सोचा नहीं था, उस समय बिल्कुल नहीं सोचा था। उस समय जो सोचते करते समय आइडिया ये था कि एकदम से ये झटका लगना चाहिए कि अरे ये तो हमारा हीरो था, अभी तक ऐसे ही मर गया। स्ट्रीट लाइफ को हम रिकग्नाइज नहीं करते थे हिंदी सिनेमा में। वो एक मिडिल क्लास के लिए फिल्म बनती थी और एक बड़ा आर्टिफिशियल एक उसका एक दायरा होता था, तो वो उसको इन्होंने तोड़ा है। मतलब इन्होंने और इनकी तरह और भी फिल्म मेकर अभी बॉम्बे में है, तो नेचुरली जो लैंग्वेज चेंज हो गया है। पर फिल्म में कैरेक्टर कह रहा है कि आप, क्योंकि मैं जिंदा हूं, बाकी सब मर गए, क्योंकि मैं हिंदी फिल्में नहीं देखता हूं, और जब तक सिनेमा जिंदा है लोग बुद्धू बनते रहेंगे, बेवकूफ बनते रहेंगे। तो व्हाट इज योर एटीट्यूड टू हिंदी सिनेमा? मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जगह जो मैं तो हिंदी सिनेमा देख के बड़ा हूं, 1970s तक का जो सिनेमा है मैं उसको बहुत सेलिब्रेट किया हूं। हेल्दी डिसरिस्पेक्ट फॉर दैट फॉर्म? नो, क्यों कहा आपने कि एक समय तक जब कैरेक्टर कह रहा है कि बड़ा अच्छा कैरेक्टर कह रहा है कि मैं सिनेमा नहीं देखता, रामाधीर सिंह ये, और वो फिर वो पेजेस बता रहा है कि इस पेज में लड़का लोगों का हीरो राजेश खन्ना हो गया, लड़कियों की हीरोइन ये हो गई, वो बनना चाहता है। क्योंकि सिनेमा, दूसरा शब्द है, मैं अच्छा वाला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिनेमा लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। जो कैरेक्टर ये बात कह रहा है वो इस फिल्म का एक विलेन है एक तरह से, करेक्ट, कहानी का विलेन है एक तरह से जो ये बात कह रहा है। और ये सिर्फ उसी बात नहीं, ये ओपिनियन जो है ये काफी सारे लोगों का है। जब हम लोग सिनेमा में आना चाहते थे, सिनेमा हमेशा हम लोगों के लिए ऐसा होता था, सिनेमा में जाना चाहता है, वो लड़का बिगड़ गया है, वो पिक्चर देखता है, हवा लग गई है, हम तो उस चीजों के साथ बड़े हुए हैं ना। हाँ, मतलब तो वो जो है फिल्म देखना, ये जो है ये हमारे साइकी में कहीं ना कहीं अंदर है, एक आदमी का मानना है ये बात। लेकिन हाँ, जहां वो बात कह रहे हैं, बीच में एक ऐसा सिनेमा का जोन आया जहां सिनेमा कहीं का नहीं था। मेरे को सिनेमा से बहुत आपत्ति थी कि वो सिनेमा जो ना यहाँ का था, हिंदुस्तान का था, वो कहां, मतलब वो सिनेमा कहां था, वो सिनेमा में दिखा क्या रहे थे, वो कहीं भी होता था, उसमें कहीं कुछ भी वही कहानी बार बार अलग अलग तरह से कही जाती थी। उस सिनेमा से मुझे बहुत आपत्ति थी। इसलिए मैं कहता हूं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन एक समय तक का, वो हिम्मत वाला आने के पहले का तक का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो मुझे इंपैक्ट करता था, जो मैं सेलिब्रेट करता था, और फिर साल दर साल कई फिल्में आती थी बीच बीच में टुकड़ों में जो देखता था, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया था। और उसके बाद जो है राम गोपाल वर्मा या मणिरत्नम से जो कुछ वापस आना शुरू हुआ, वो मैं वापस फॉलो करना शुरू किया। फिर राम गोपाल वर्मा के साथ काम भी किया। तो वो एक हम लोग वो ढूंढते थे, महेश भट्ट साहब जब बीच में फिल्में बना रहे थे, जब उन्होंने ठिकाना और कब्जा और ये सब फिल्में बनाई थी, हम उनको फॉलो करते थे, हम उनकी फिल्में देखते थे, क्योंकि बाकी सिनेमा से मुझे बड़ी आपत्ति होती थी। लेकिन और ये सब लोग मेन स्ट्रीम भी बनाते थे। बिल्कुल। तो विनीत कुछ कह रहे थे। एक खास दौर के सिनेमा को कहा कि ये बहुत मतलब का नहीं है। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दोनों को जोड़कर कहता हूं कि शुरुआती दौर में अखबार जो है वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है आधे घंटे के बाद पूरे 5.5 घंटे की फिल्म में मीडिया बिल्कुल गायब है। सिर्फ तो, सिनेमा, हाँ, सिर्फ सिनेमा है। और इवन की मोबाइल के रिंगटोन है, और उससे आप कैरेक्टर को पता लगा सकते हैं कि मतलब किस किस्म का आदमी है। तो नेता है तो उसमें धार्मिक टोन बज रहे हैं, किसी के अलग बज रहे हैं। वो भी है, टीवी सीरियल भी है, अखबार नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है, जबकि पूरी फिल्म के कम से कम दर्जन भर मीडिया पार्टनर है। ये बहुत गुंजाइश थी कि किसी एक अखबार को किसी चैनल को घुसाया जाता, उनका प्रमोशन किया जाता। नहीं, लेकिन पिक्चर 2004 में खत्म होती है। हाँ, 2004 में हम लोग थे बकायदा। 2004 में वासेपुर की जो मेरी रिसर्च थी, वासेपुर में बकायदा 2004-5 तक मीडिया नहीं घुसा था। वहां पे मीडिया को घुसने देते नहीं थे। वहां जो इलेक्शन होते थे, चुनाव होते थे, वो मीडिया को बूथ कैप्चरिंग में, वो सीन भी है, टीवी वाला है जिसका कैमरा छीन लेते हैं, भगा देते हैं। नहीं, एक बात, तो ये जो मीडिया एब्सेंस ऑफ मीडिया है, हाँ जी, क्या एक वजह तो आपने अभी बताई कि घुसने नहीं दिया जाता था, और एक किस्म का एलिनेशन था, एलिनेशन ऑफ वायलेंस आप कह सकते हैं। क्या दूसरी वजह यह भी थी कि ताकि आप भी अपने आर्बिट्ररी तरीके से पूरी क्रिएटिविटी को दिखा सकें? मीडिया है, वो तो है, अखबार तो होगा, अखबार तो बिल्कुल था, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं पड़ी मैं उसमें उधर घुसा ही नहीं।
सिनेमा बनाते समय, आप कहानी कहते समय बहुत सारे चॉइसेस करने पड़ते हैं आपको। कहानी तो इतने 60 सालों की कह रहा हूं, अब 60 साल की कहानी अगर मैं 60 साल में कहूं तो मैं सब दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे कहनी इतने कम समय में, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हाँ हमने ये इनसे, हम लोग कहानी में किस तरह से जंप कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑडियंस इतनी मासूमियत से इससे कन्विंस हो जाएंगे कि ये 5.5 घंटे की फिल्म में पूरी फिल्म जो है वो करप्शन पे है, पूरी फिल्म वायलेंस पे है और मीडिया मिसिंग है? तो बिना मीडिया के सिनेमा, या मतलब बिना मीडिया का समाज, एक ऐसा समाज जिसको दिखा रहे हैं जहां सब कुछ आ गया, पेजर आ गया, मोबाइल आ गया, रिंगटोन आ गया, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आ गई, लेकिन कोई चैनल नहीं आया, कोई अखबार नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से हम जैसे लोग कन्विंस हो पाए। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। मीडिया वाला यहाँ बैठा है, पर एक ही फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे में भी इसकी विनीत का जो पॉइंट है वो ठीक है। सवाल वो नहीं है कि मीडिया उसमें आए, सवाल ये कि उसकी जो प्रेजेंस आज के वक्त में समाज में है और आप समाज का यथार्थ दिखा रहे हैं। ये जो फिल्म थी देवडी, अब देवडी में जब एक रईस ज्यादा BMW, जो दिल्ली की सारी कहानी आपने उसमें बताई है, लेकिन जब आप उसमें अखबार बताते हैं वो बंबई का अखबार है। हालांकि हो सकता है कि इतनी बारीकी से आप ना देख पाए हो, और ये बात मैंने भी DVD देखने के बाद पकड़ी कि वो आप वहां पे बंबई का अखबार दिखा रहे हैं, और उसमें जो अनुवाद हुआ है वो भी अंग्रेजी में खबर लिख के किसने मराठी में किया, वो देवडी भी डी की छोटी मात्रा लगा करके और उस ढंग से लिखा गया। ये सही है, आपने एडिटरी पर मेरा कहना है सही निकाली एडिटरी। लेकिन BMW कांड दिल्ली में हो, उसके बाद मीडिया तो आप बताइए 24 घंटे तक वही चलता रहेगा। आपकी फिल्म में टीवी भी नहीं दिखाई देता। एक गड्ढे पर 7 दिन खबर चलती है। मैं बोला कहानी जब आप कह रहे हैं, कहानी जब कह रहे हैं, आप कहानी को रोक नहीं सकते किसी एक चीज को दिखाने के लिए। जब वो कहानी का हिस्सा बन सकता है बहुत स्मूथली और कहानी को आगे ले जाता है, तभी। मतलब अगर मैं मीडिया को दिखा, वो गाने जैसा हो जाता है, पिक्चर रुकती है और गाना शुरू होता है, तो मैं उसके लिए नहीं कर सकता। अगर इस तरह से इस्तेमाल हो, कहानी में इस तरह से घुल जाए कि वो कहानी को साथ साथ आगे ले जाए, कहीं ना कहीं। हाँ, दोनों सीक्वेंस में सास भी वाला गाना और उसका ओपनिंग दोनों सीक्वेंस में बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, इसलिए मीडिया या टीवी गायब नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी तरह से हो। हम उस डिटेल में नहीं जाते ना। सिर्फ क्या हम लोग, अभी आपने बताया इतना सारा कुछ सोचते हो, एक सवाल में हमारा जो फोकस होता है कहानी पे होता है। मीडिया, जैसे मीडिया प्रेजेंस की जब बात हो रही है, तो हम लोग ये सोचते हैं मीडिया प्रेजेंस यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें, जब शैतान पिक्चर है या कोई भी, उसमें जहां भी मीडिया आता है ना, मीडिया प्रेजेंस के थ्रू कहानी कहना और लेके भगाना, वो बहुत 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 एक एस्केप रूट बन जाता है। मीडिया का रहना चाहिए। मुकुल, मैं एक चीज, एक आप कह लीजिएगा अपनी बात, मैं अब सवाल शिफ्ट करना चाहता हूं। अभी सिनेमा, अनुराग ने कहा कि मुझे इस बात से दिक्कत होती है कि हमारा सिनेमा कई बार लगता है कहीं का नहीं है, ना दिल्ली का है, ना मुंबई का, ना उसका। दिलवाले दुल्हनिया जब आई थी फिल्म, उससे पहले भी जो फिल्में आ रही थी, तो एक तरह से कहा गया पंजाबी मूवमेंट है हिंदुस्तान का। क्या गैंग ऑफ वासेपुर बिहारी मूवमेंट है? ये आपने बात सही पकड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अर्जे तक, जैसे कि अनुराग ने कहा कि फिल्में जो 70-71 तक की हैं उनको बहुत मानते हैं, सबको नहीं, पर जो अच्छी फिल्में थी 80-81 तक भी, मतलब 81 तक भी। पर मेरा कहना यह है, एक्सेप्शंस तो हैं, पर इस जमाने तक हिंदी इन फिल्मों का, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का माध्यम था, पर हिंदी इनका माहौल नहीं था। यानी कि एक तरह से जो पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है, बाकायदा हिंदी सिनेमा हिंदी हार्टलैंड्स में लौटा है। और उस माहौल में आप देखते हैं कि एक खास तरह का डायलेक्ट, एक खास तरह का अंदाज, तो बाकायदा हिंदी सिनेमा की एक तरह से हिंदीफिकेशन है। हिंदीकरण, एक तो हिंदीकरण है, क्योंकि ठीक अगर आप कुछ फिल्में हैं ऐसी जो बाकायदा एक माहौल को जगाने की कोशिश करते, जैसे तीसरी कसम वगैरह, पर इन फिल्मों में भी आप देख सकते हैं कि राज कपूर जिस तरह से बोल रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी पे जो जोर है इनकी फिल्मों में और दूसरों की फिल्मों में, वो इतना नहीं है। तो एक तरह से हिंदी फिल्म का हिंदी हार्टलैंड में लौटना हम देखें, जैसे कि अगर आप ओमकारा को देखें, उसकी जो जबान देखें वगैरह। और एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इनकी सारी फिल्मों के नाम अंग्रेजी में होते हैं, एक गुलाल को छोड़ के। नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा नाम तो चलिए, मैंने भी रखा है बॉस ऑफ वासेपुर इस प्रोग्राम का नाम। लेकिन जो बात अभी जब केशवन साहब ने कही कि हिंदीकरण हुआ है, हिंदी प्रदेश में, आप सिर्फ वहां हिंदी बोलते थे, आप बिहार या धनबाद कैसे इलाके में हैं, जिस तरह से रेबन लौटा है। अब मैं जिस जगह से आता हूं उस रेबन को ऐसे एसोसिएट करता हूं कि हम लोग ऐसे चश्मा लगाने वाले को टिनहिया हीरो बोलते थे। हाँ, जो इस तरह का एक चश्मा लगा लेता था, उसमें रेबन जरूर लिखा होना चाहिए था। तो अगर आप वैसी चश्मा दे दें उसको और उस पर रेबन ना लिखें तो पहनेगा नहीं,
उसका पूरा सेल्फ नहीं आता था। जिस तरह से वो सेकंड पार्ट में जाता है और बोलेरो लेकर और लड़की के सामने इम्प्रेस करने का, तो ये इम्प्रेस पर वो हिंदी कर मैं इनसे हाँ। थोड़ा मुकुल जी से इसलिए हाँ। नाइतफाकी रखता हूं, इन्होंने हमेशा इस चीज का, हालांकि बलिया के हैं और पूरी हिंदी की फिल्म बनाते हैं, लेकिन इनका जो जोर रहता है वो फिल्म की प्रामाणिकता पे रहता है। हाँ। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपको भोजपुरी की छाया दिखाई देगी, हाँ। वहां उसको आप हिंदी कह के नहीं चला सकते हैं कि हिंदी की। और जब आप देवडी देखते हैं तो उसमें आपको पंजाबी की पूरी छाया, बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादातर इन्होंने एक्टर्स भी जो लिए हैं पंजाबी जानते हैं और काफी संवाद फिल्म में पंजाबी के चलते हैं। तो मतलब हिंदी को उस ढंग से एक जो स्टीरियोटाइप कि हाँ ये हिंदी फिल्म है, और उसमें जैसे पहले होता था कि हिंदी के लेखक जाते थे संवाद लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए, और वो एक शुद्ध और आदर्श हिंदी जिसे कहते हैं। यहाँ पे चूंकि चरित्र आपके जैसे हैं, जहाँ की जो जगह है तो वहां की भाषा है, इसलिए मेरे ख्याल में हिंदी वाली जो जड़ता पहले जो थी कि है गुंडा, लेकिन भाषा ऐसी बोल रहा है क्योंकि लेखक उसका लिखने वाला बहुत शुद्ध और जानकार है। तो अब पता नहीं कि लिखने वाला भी वही ना हो। तो इस मामले में यथार्थ के ज्यादा करीब है। नहीं, मैं कह रहा हूं फिल्म जो है ना, एक फिल्म तय करती है कि उसको किस तरह बनाया जाए। मैं हमेशा फिल्म को उस तरह से देखता हूं। अगर आप एक एक फिल्म को लें, वो ब्लैक फ्राइडे से आया कि मैं उसको किस तरह से शूट किया और किस तरह से बनाया, या देवडी से आया कि वो जिस माहौल में गया। अगर हम लोग घुसते हैं, जैसे हमने पहाड़गंज में घुसे तो पहाड़गंज में रहे और वहां पे हम लोग रोज निकल के शूट करते थे। जब हम लोग ने पंजाब का पोर्शन शूट किया तो पंजाब में जाके रहे और वहां से हमने जो भी था बोरो किया। एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है हम लोग का पिक्चर बनाने का। लेकिन वासेपुर में नहीं रहे। वासेपुर में क्योंकि रहना संभव नहीं था। वासेपुर में रहना संभव नहीं था क्योंकि वासेपुर 3 समय की कहानी है। 1940 में कहां पे क्रिएट करूं, तो वो उसके लिए मुझे गांव ढूंढना पड़ता है, और 1970 के लिए भी मुझे एक अलग जगह ढूंढनी पड़ी जो 1970 से वैसी की वैसी है। हमारे पास बजट तो था नहीं कि हम असली बना सके, तो हमें वो गांव ढूंढना पड़ा जो कुमारों का गांव था, जहां सब कुछ मिट्टी का बना हुआ था, जहां पे बिजली नहीं थी। तो वो गांव में घुस के ढूंढ के हमने शूटिंग की। जब हमें 70 का दशक शूट करना था तो हम लोग वहां पे गए जहां हम एक्चुअली बड़े हुए थे। वो कॉलोनी आज भी वैसी है और लेकिन अबैंडन्ड पड़ी है, वहां कोई नहीं रहता अभी। तो वहां जाके हमने 70 शूट किया क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी उसकी चाहिए थी। और आज का जो दशक है वो हम वासेपुर और धनबाद में शूट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज के लोग आज की कहानी जानते हैं। वो हर चीज के पीछे इतने फोन आते थे हम लोग को कहानी लिखते समय, वासेपुर अनाउंस होते ही, कि हम लोग के लिए वहां शूटिंग करना संभव नहीं था। क्या आपने वासेपुर का नाम खराब किया क्या? ये लोग वहां के लोग मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप बोलते हैं कि सत्या ने वंस अपॉन अ टाइम मुंबई ने कंपनी ने बंबई का नाम खराब किया, तो फिर अब ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं मान लूंगा अपनी गलती कि चलो मैंने वासेपुर का नाम चलिए। तो खराब किया। वासेपुर से कोई दर्शक अगर देख रहे हो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बाकी आप लोगों की बातें पूरी कर लेंगे और फिर दर्शक लोग भी यहाँ से सवाल करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग। लौट आए हैं ब्रेक से, और ब्रेक बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा होगा। आप विनोद जी, आप सवाल पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए पहले, फिर मैं दर्शकों से कहता हूं। स्क्रीन वायलेंस को लेकर चूंकि इतने बरसों से एक बहस चल रही है और मैंने उसको बहुत लंबे समय से फॉलो भी किया है, लेकिन जो एक सवाल मेरा ये है कि क्या पर्दे की हिंसा, क्योंकि जब क्लॉकवर्क ऑरेंज बनी थी, जो कि एक कल्ट फिल्म है वायलेंस और सेक्स की, क्यूब्रिक की, 40 साल हो गए उस फिल्म को बने हुए, आज तक ये बहस चल रही है कि उसमें कई बार कुछ लोगों ने वैसा ही एक्शन किया जो उन्होंने पर्दे पे देखा। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि पर्दे की हिंसा का कितना अनुकरण होता है और उसका क्या मतलब है? मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग, हिंसा जो है हमारी जिंदगी में शुरू से रही है। एक जमाने में जब लोग ग्लैडिएटर्स को देखते थे लड़ते हुए, आप किसी भी तरह का, पहले का एंटरटेनमेंट क्या होता था जब सिनेमा नहीं था, जब हम लोग हिंसा को हमने बहुत सेफ बना बना के उससे इवॉल्व किया है, कबड्डी उससे इवॉल्व किया है, कराटे उससे इवॉल्व किया है, कुंफू उससे इवॉल्व किया है, बहुत सारी चीजें। जो 2 लोगों का डुएल है, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। एक मोरालिटी ऐसी हो गई है, हमें बांधने लगी है कि हम जो सामने देख के विचलित होने लग जाते हैं। हमारी सबसे गलत थिंकिंग ये है कि हमें जो चीज अनकंफर्टेबल करती है वो गलत है, हमें जो विचलित करता है वो गलत है। और मैं उस बात के साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है, हमें जो विचलित करता है वो गलत नहीं होता, वो हमारी अपनी मोरालिटी। एक लड़की जो है छोटी स्कर्ट पहन के जब जाती है और लड़का उसको घूर रहा होता है, लेकिन उसको घूरते हुए किसी ने पकड़ लिया तो बोलता है कि ये देखो हमारा कल्चर खराब कर रही है, क्योंकि परेशान हो जाता है, उसने मुझे देख लिया। लड़की को शर्म, लड़की तो कंफर्टेबल है अपने कपड़ों के साथ, आदमी अनकंफर्टेबल उसको उस कपड़े में देख के अपने साथ।
तो वो आदमी जो खुद अनकंफर्टेबल है, आदमी को उस डिस्कंफर्ट से डील करना चाहिए। उसकी वजह से लड़की को ढक दो, वो जो हम लोग बना देते हैं वो एक तालिबानी है। लोग जिस तरह से वायलेंस को लेकर के एक एथिकल बहस में और हर सेक्स को लेकर घुस जाते हैं, और उसको एक बहस को करने के लिए भी उसके अगर आप पूरी तरह से हमारे खुद के इंसानी इतिहास में जाएं तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं और चीजें हैं। सर मैं तो बोलता हूं हमारा सिनेमा जो है पिछले 20 साल से एक चीज सिखा रहा है, प्यार करो। हमने सीखा क्या? नहीं, बहुत सारे 20 साल से बनने लगे। हाँ 20 साल से एक चीज सिखा रहा है। ओम थानवी जी का सवाल है कि वायलेंस बिकता है इसलिए भी तो दिखाते हैं, Violence सेक्स तो बिकता sex है तो सिनेमा के। सर मैं वायलेंस इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं वायलेंस से, क्राइम से जेन्युइनली फैसिनेटेड हूं। मेरा सवाल आपसे है और आपकी पूरी इंडस्ट्री से है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, आपके माध्यम से है कि अगर देखा जाए तो हॉलीवुड जो फिल्में हैं या जो हॉलीवुड में जो भी फिल्में बनती हैं उनका स्क्रीन प्ले और जो उनकी स्क्रिप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं नेट से मिल जाती है। हम ढूंढते हैं तो हमको मिलती है, हम स्टडी करना चाहते हैं उन चीजों को, कैसे आपने बनाया। और हिंदी फिल्मों की किसी की भी नहीं मिली आज तक, अगर मिलती है तो वो कम है बहुत कम है। हाँ। तो वो ये क्या बहुत- आप बहुत क्या लंबी- छुपाना चाहते हैं हम नहीं लोग? नहीं, ये बहुत लंबी आपकी भी डिबेट है। किसी फिल्म की नहीं है। नहीं, बहुत ही आपने जो बात कही बहुत सही बात कही। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अक्सर जो यहाँ पे हिंदी फिल्म राइटर्स हैं उनको खुद की स्क्रिप्ट का कोई हक नहीं है। अगर वो स्क्रिप्ट कल को पब्लिश होगी उसका पैसा प्रोड्यूसर को जाता है, राइटर को नहीं जाता। आप समझ रहे हैं? तो राइटर के हाथ में ही नहीं है। अब जाके कॉपीराइट लॉज आए हैं, अभी नए लॉज आए हैं, उससे हो सकता है फर्क पड़े। और अगर मेरा हक है, मैं स्क्रिप्ट अपनी डाल दूं नेट पे, मेरे पास 4 नोटिस आ जाएंगे कि आपने कैसे डाल दी। सवाल ये खुद भी करूंगा बता कि दिया। आपकी अगली कौन सी फिल्म आने वाली है? हाँ, मेरी अगली फिल्म जो है उसका नाम अगली है। अगली। रियलिटी जो आपने अपनी फिल्म में रेप्लिकेट की है तो वो क्या एग्जैक्टली रेप्लिकेट हुई है? क्योंकि हम हॉलीवुड फिल्म्स में जैसे देखते हैं पल्प फिक्शन जैसी, वो हमें पता है कि एक्चुअली वैसी नहीं हो सकती, बट हमें इंडिया में बैठे हुए लगता है कि इट माइट बी लाइक दैट। तो क्या हम सोच सकते हैं हाँ वासीपुर में एक्चुअली ऐसा हुआ है और उसे ढंग से पोर्ट्रे किया गया है? रियलिटी एग्जैक्टली पोर्ट्रे कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो तभी हो सकता है अगर आप उस समय जब हो रहा हो आप मौजूद हो और आप उसको शूट करें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 10 या 15 साल पहले जब आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उस समय आप एग्जैक्टली सोच क्या रहे थे? आपको लग रहा था कि आप ऐसा नाम कर पाएंगे जैसा अभी आपने किया है? मैं तो सिर्फ काम करने गया था और काम करता रहा। सवाल करना है। हाँ। वो सब अपने आप हो जाता है। मैं वही बता, अभी मैं आजकल जो महसूस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे था, जूलॉजी पढ़ रहा था, फेस्टिवल देखा, जननाट्य मंच के साथ मैं स्ट्रीट पे नुक्कड़ पे नाटक करता था, और जब डिसाइड किया सिनेमा करूंगा मैं चला गया, और वैसे ही शुरू हुआ सब कुछ। आज समय ये हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि लोग जाने से पहले जानना चाहते हैं कि मेरे को नौकरी कहाँ मिलेगी, मैं रहूंगा कहाँ, मैं खाऊंगा क्या। तो उस चक्कर में आधे से ज्यादा लोग फंसे रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता है। हाँ, सवाल कर दो। और अगर आप काम करना चाहते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन लोग काम करने से पहले जो है लोगों को सब कुछ जानना जरूरी होता है। मैं कहीं भी घुस गया इसलिए क्योंकि किसी को मुझसे थ्रेटन नहीं फील हुआ। मैं सबके लिए कुछ भी करता था, ना नाम मांगता था ना पैसे मांगता था। तो सबने कहा अरे आ गया एक बैठा है मुफ्त में। वो धीरे धीरे इतना अंदर हो गया कि लोगों ने क्रेडिट देना चालू कर दिया, अंदर वाला हो गया। आपने जो सर इतना नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज किया, सो ये टोटली क्या लगता है कि फैमिली बेस्ड मूवी है या फिर केवल यंगस्टर के लिए मूवी है? पिक्चर मैंने बनाई है, अब उसको जो फैमिली साथ में देख सके वो देखे, जो ना देख पाए ना देखे। इस फिल्म में डॉन का कैरेक्टराइजेशन बदला है क्या? कि जो बॉम्बे में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ डॉन होता था, एक वासेपुर का डॉन होता जो बीवी से डरता है, वो सत्या का जो डॉन था, भिखू मात्रे भी वैसी था ना, मतलब बेसिकली। मैं तो जितने लोगों को जानता हूं सब अपनी बीवी से डरते हैं। अंतिम बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा रवीश की जो पूरा वायलेंस का है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा छूट गया है, ये अनुराग कश्यप के हिसाब से ये वायलेंस नहीं है, कार्थासिस ऑफ वायलेंस है। मतलब हिंसा का विरेचन है कि एक स्टेज पर आकर आप हिंसा से उब जाए या उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी फिल्म में छूट गई, छोटे छोटे कॉन्नोटेशंस हैं, छोटे छोटे इमोशंस हैं, जिसमें देखिए कि 6-7 पीढ़ी शामिल है और बच्चे हैं। लेवल वैधानिक रूप से भले इस पर एडल्ट का लग गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे भी इस फिल्म को अगर देखते हैं तो वो समझ सकेंगे कि पूरी ग्रूमिंग कैसे होती है, उनके सपने क्या होते हैं। एक बच्चा पूरा काला पड़ जाता है जब वो देखता है कि दूसरे पुरुष के साथ उसकी मां को इस तरह से देखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उड़ान का एक बड़ा हिस्सा इस फिल्म में साथ साथ चलती है, जिसको कि समीक्षा में पूरी तरह इग्नोर किया गया है। और एक और चीज जो है, जो काफी सारी चीज जो फिल्म बनाते समय रही है, कि क्या चीज हावी रही थी। जब ये बात कर रहे हैं, बहुत सही बात इन्होंने कही कि फिल्म में सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसे समय में था
जब हम खुद सोशली पॉलिटिकली थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस थे, हम लोग के अंदर एक आइडियलिज्म था। आइडियलिज्म से हम लोग जब सिनेमा की तरफ गए, सिनेमा से हम लोग पैसे की तरफ गए, पिक्चर भी उसी हिसाब से बदलती रही। और ये चीज हमने ना सिर्फ कहानी के एटमॉस्फेयर में, स्टोरी टेलिंग में, कैमरे के इस्तेमाल में भी हमने किया है पूरी पिक्चर में। एक कॉन्शियसली कैमरा भी हमारा फिर सिनेमा से, सिनेमास्कोप से, डिजिटल से 5D 7D आ गया। आप इसको कल्ट मूवी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या ये मूवी पाथ ब्रेकिंग है, या बॉम्बे मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं उसी का एक प्रोग्रेशन है, उसी की निरंतरता में बनी? सोच रहा हूँ काफी देर से कि सत्य कथा और मनोर कहानियां तो मुझे नहीं मालूम कभी निकलते भी हैं, क्योंकि मैंने कई वर्षों से उनको नहीं देखा है। निकल ही रहे होंगे। और आपने कहा उनका असर टीवी पर भी है और चीजों पर भी है, पर इनमें जितनी प्रतिभा है और इन्होंने शुरू में जो फिल्में बनाई हैं, मैं ये जरूर इनसे जानना चाहता हूं कि क्या आप, जो आपने कहा फैसिनेटेड हैं, तो आप फैसिनेटेड या ऑब्सेस्ड कुछ भी कहिए, वो आपको क्या लगता है कि उसके बाद आप सोच रहे हैं, या हम आपसे हमेशा बाद में यही उम्मीद करें कि आप? नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन करने को मिलता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैं एज ए बतौर फिल्मकार एक अलग तरह का माहौल है। जिस तरह की फिल्में मैंने बहुत सारी पिक्चरें अबैंडन की हुई हैं। मैं जो अपने हमारे जो तहलका के एडिटर हैं अभी, उनके साथ बैठ के कितने सब्जेक्ट डेवलप किए। हम लोग को एक बहुत ही ऑथेंटिक फिल्म बनाना चाह रहा था मैं, ये पूरा जो माइनिंग और नक्सलिज्म के ऊपर। ये सब फिल्में कोई बनाने नहीं देता, ना तो पैसे मिलते उसके लिए, ना कुछ। तो हमें घुमा फिरा के अपने हिसाब से कुछ भी जो होता है करते रहना है। मुझे लगता है ये सेमिनल फिल्म है। मतलब और सेमिनल फिल्म है, हम तय कर पाएंगे कुछ सालों बाद। मगर दिस विल बी अ कट ऑफ। मतलब हम वी विल कीप गोइंग बैक टू दिस फिल्म एंड से कि ये यहाँ से शायद शुरुआत हुई है। सत्या बनी थी, अभी भी हम सत्या की बात करते हैं। भले रामगोपाल वासेपुर की बात करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। मैं क्रिटिक नहीं हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं हिंदी फिल्मों का। उसी हिसाब से बोलिए, पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? पहली बार वसूल हुआ, पर पार्ट 2 मैंने देखी नहीं है, तो इस पे पूरी फिल्म पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पार्ट 1 के हिसाब से ये फिल्म कहीं से पुरानी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पीवीआर अनुपम में जब मैं देखने गया तो मैंने देखा कि पीवीआर अनुपम जो साउथ दिल्ली का एक हॉल है जहां एक खास तरह की जनता आती है, उसका माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया था। मतलब एक जोशो फरोश था, सीटियां बज रही थी, एक वो जो बचपन में फिल्मों को देखने में मजा आ रहा था, फ्रंट स्टॉल कैरेक्टर आ गया था एक तरह से। विनोद जी संक्षेप में। ये चवन्नी छाप से लेके जो इंटेलेक्चुअल तक को आकर्षित कर रही है, कहने का आशय यही है। तो वो ये फिल्म विनीत, आखिरी बात ये कि रॉ है, और ये कई लेवल पे रॉ है, कास्टिंग के लेवल पे रॉ है, ऑडियंस के लेवल पे रॉ है। और इस तरह की सिनेमा कहीं से आपको तैयार होने की शर्त नहीं रखती कि आप सिनेमा देखने के लिए तैयार हो, उसमें काम करने के लिए तैयार हो, जिसको मैं लाइव एक्सपीरियंस कहता हूं। गिरिराज किराड़ू की बात से यहां पर खत्म करता हूं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है कि हम सिनेमा में जा नहीं पा रहे, सिनेमा में काम नहीं कर पा रहे, पर्दे पर जो दिख रहा है वो कितना रईस है, मैं कितना, ये सारी जो डाइवर्जन है, ये सारे जो डिस्टेंस है, उसको ये फिल्म खत्म करती है कहते हैं। और गैंग ऑफ अभिनव कश्यप ने क्या कहा आप इस फिल्म के बारे में? अभिनव कश्यप को फिल्म काफी पसंद आई। दबंग से ज्यादा पसंद आई, कम पसंद आई? नहीं, उनको फिल्म से दिक्कतें भी रही। हाँ, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री है बीच बीच में। एक ये भी कहा हम दोनों भाई जो है दो अलग तरह से सोचते हैं, कंप्लीटली अलग। हमारा एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है कि सिनेमा कैसा होना चाहिए। वो मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, मैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश। ज्यादा बहस आप लोग ये करते हैं सिनेमा कैसा होना चाहिए, ये बहस नहीं करते कि सिनेमा बना के कितना कमाना चाहिए। नहीं, वो नहीं करते। कोई गैंग ऑफ अनुराग भी है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक हम लोग की कंपनी है, लेकिन वो गैंग ऑफ अनुराग नहीं है। गैंग ऑफ अनुराग नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे यंग नए फिल्म मेकर आते हैं और जो अपने आप ही वॉलंटरीली जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे सब। और मैं शॉर्ट फिल्म जनरेट करता रहता हूँ, सब शॉर्ट फिल्म बनाते रहते हैं और शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते किसी का एक फीचर बन जाता है। हम लोग फिल्म बनाते हैं, हमारे पास अक्सर पैसे नहीं होते, बहुत कम पैसे में पिक्चर बनती है। तो जब पिक्चर कान जाती है तो हर वो आदमी जिसने मेहनत की होती है उसको साथ ले जाते हैं, कम से कम कान का एक्सपीरियंस और कराएं। और वहां पे जो जिस तरह का नया सिनेमा देखते हैं, कम से कम 40 में से 30 तो करप्ट होके वापस आते हैं ना। चलिए, ये अच्छी बात है कि कोयलेरी से आप कान तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं कान से किस और दुकान तक पहुंचते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग में आने का, और आप सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस फिल्म के बारे में। बहुत कम होता है कि एक फिल्म को लेकर हम इस तरह से बातें करते हैं, होनी चाहिए, क्योंकि फिल्में हम सबको प्रभावित करती हैं और हम अपने अपने पैसे से फिल्म बनाने वाले को प्रभावित करते हैं। नमस्कार।